नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विगत 5 वर्षों से, जब मैं 5 वर्ष कह रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं 2018 से 2023 तक के में आयोजित एनटीए द्वारा नेट जेआरएफ की परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ। इन 5 वर्षों में परीक्षा के पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुए हैं और प्रश्न पूछने की जो एक शैली थी, उन शैली में भी बदलाव हुआ है और अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम आधारित पूछा गया है। इसी कड़ी में यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में इकाई 10 में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचनात्मक पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी निर्धारित है। आज हमारी बातचीत इसी एक साहित्यिक की डायरी पर है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। यह भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित है और इसे श्रीकांत वर्मा ने 13 नवंबर 1964 ईस्वी को प्रकाशित करवाया था। मतलब इसे प्रकाशित करवाने का श्रेय उन्हें है। श्रीकांत वर्मा ने एक साहित्यिक की डायरी में जो बातें कही है वह ध्यान देने योग्य है। वह क्या है? वह है एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। तो एक बात जो स्पष्ट है, एक साहित्यिक की जो डायरी है उसके पहले संस्करण की पांडुलिपि श्रीकांत वर्मा को मार्च 1964 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध ने भोपाल में दी थी। वह जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में कुटुयायन और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थी और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं है। मतलब जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने पांडुलिपि श्रीकांत वर्मा को सौंपी थी, उस पांडुलिपि में गजानन माधव मुक्तिबोध के 2 लेख नहीं थे। वो कौन कौन? एक तो कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। तो आप देखेंगे कि इसमें ये 2 लेख हैं, आपको स्पष्ट होगा आगे। ये सारी डायरियाँ 57, 58 और 60 में, इसका मतलब हुआ 1957, 1958 और 1960 में वसुधा पत्रिका जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी
अब इस बात का भी सवाल उठता है कि वसुधा पत्रिका जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी उसके संपादक कौन है। तो आप देखेंगे वसुधा जो 1900 जबलपुर से जो प्रकाशित होती थी उससे 1 मिनट रुकिए। हाँ, वसुधा जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी वो एक त्रैमासिक पत्रिका थी और स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा इसे प्रकाशित करते थे। तो ये सारी डायरियाँ जो है उसी वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। श्रीकांत वर्मा कहते हैं यहाँ पर, डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी। डायरी लेखन की जो शैली है या डायरी लेखन की जो विशेषताएं हैं वह यह है कि वह तिथिवार लिखी जाती है। जैसे कई लोगों की डायरी देखेंगे, चाहे मोहन राकेश की डायरी पढ़िए या अन्य लोगों की डायरी देखेंगे, तो उन डायरी विधाओं में उस सिलसिलेवार चीज़ों का ख्याल अक्सर रखा जाता है। तो जैसे आप अगर घनश्याम दास बिरला की डायरी देखेंगे, डायरी के पन्ने, धीरेन्द्र वर्मा की मेरे कॉलेज की डायरी 1964 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन के प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर की डायरी या मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी, ये सारे, मोहन राकेश की डायरी 1985 में, रविंद्र कारिया के स्मृतियों की जन्मपत्री 1979 ईस्वी में। तो ये सारे डायरी जो हैं, रामदरस मित्र के आते जाते दिन 2008 में, रमेश चंद्र शाह, ये सारे डायरी का नाम है, अकेला मेला 2009 में, ये सारे तिथिवार रूप में लिखी जाती हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे ये इस तिथिवार का विशेषताएं नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। कहने का मतलब यह है कि वसुधा पत्रिका में एक कॉलम आता था एक साहित्यिक की डायरी नाम से, उसी के अंतर्गत जो मुक्तिबोध ने समय समय पर लेख लिखा उसी का एक संकलन है। तो ये भ्रम नहीं रखनी चाहिए कि यह एक प्रकार की डायरी है। भले इसे डायरी के अंतर्गत भी गिना जाता है, लेकिन ये डायरी नहीं है, बल्कि वसुधा पत्रिका की एक कॉलम था एक साहित्यिक की डायरी, उसी के अंतर्गत ये सारे विभिन्न प्रश्नों पर मुक्तिबोध समय समय पर विचार करते थे। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। तो जो मैंने आपको बताया कि वसुधा जो नागपुर से भी प्रकाशित, पहले नागपुर से प्रकाशित होते थे, तो उसमें एक नया खून नाम से साप्ताहिक अंक निकलता था, तो उसमें वो लिखा करते थे, कई विषयों पर टिप्पणी करते थे और कई विषयों पर वो छोटी छोटी टिप्पणी किया करते थे। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है को शामिल करने का उनका उद्देश्य भी यही था कि वे न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा श्री अदीब ने लिखा है, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। कहने का मतलब है कि मुक्तिबोध की जो डायरी है, यह डायरी, इसमें एक सत्य की खोज की गई है
उस सत्य की खोज की गई है जिसके आलोक में कवि ने अपने अनुभव को सार्वभौमिक रूप प्रदान करने की कोशिश किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या किया जाता है, प्रश्नों में आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे एक आज्ञे की अरे याद रहेगा में एक बार अनुक्रम पूछ दिया गया था। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम से अब कितनी गहराइयों से सवाल पूछा जा सकता है और कितने ऊपरी तौर पर सवाल पूछा जा सकता है, ये निर्धारित नहीं है। ये आपको तय करना पड़ेगा और आपको अपने अध्ययन को विस्तार देना पड़ेगा। इसलिए विस्तार हेतु हम लोग इनके अनुक्रम को भी देखने का प्रयास करेंगे। इनमें पहला जो लेख है वह है तीसरा क्षण। दूसरा जो लेख है वह है एक लंबी कविता का अंत। तीसरा जो लेख है डबरे पर सूरज का बिंब। चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स। पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत। छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। सातवां है नए की जन्म कुंडली 1। आठवां है नए की जन्म कुंडली 2। नौवां है वीरकर। 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय। 11वां है कुटुआयन और काव्यसत्य। 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। और 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। 1 12 और 2 13 में। तो हमने देखा कि इसमें कुल 13 लेख संकलित हैं। कई बार आपसे यह पूछ दिया जा सकता है कि एक साहित्यिक की डायरी में गजानन माधव मुक्तिबोध ने पहला निबंध क्या लिखा है, पहला लेख क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए तीसरा क्षण। 4 ऑप्शन देंगे, या नहीं तो कह देगा कि जैसे एक साहित्यिक की डायरी के अनुक्रम के आधार पर अनुक्रम को निर्धारित कीजिए। 4-5 लेख ले लेंगे और वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो पहला तीसरा क्षण होगा, दूसरा एक लंबी कविता का अंत होगा, तीसरा डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा हाशिए पर कुछ नोट्स और 5वां सड़क को लेकर एक बातचीत। या अंत वाले से पूछे तो वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुआयन और काव्यसत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 या कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा अभी के दौर में। चलिए हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए ये पहला लेख है आपका तीसरा क्षण। इसमें जो संवाद शैली की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहे हैं और उसी दौरान में सिद्धांतों की बात हो रही है, साहित्य पर बात हो रही है, कविताओं पर बात हो रही है, कई चीज़ों पर बात हो रही है, समाज पर बात हो रही है, संस्कृति पर बात हो रही है। हम देखेंगे इसके अंतर्गत। और यह गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कल्पनात्मक शैली है, कल्पना पर आधारित है। केशव एक काल्पनिक पात्र है यहाँ पर। और देखिए काल्पनिक पात्रों के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध ने कितनी गहरी बात कही है और कितनी विविध विषयों पर बात की है। जैसे देखेंगे, आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल में घूमने जाया करते थे। पहाड़ पर चढ़ा करते, नदी पार किया करते,
केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता। ये मुक्तिबोध की एक अपनी शैली है। रहस्य की बात करते हैं, अपने पात्रों को रहस्यात्मकता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि अंधेरे में कविताओं में भी ये रहस्यात्मकता अधिक रूप से दिखाई पड़ती है। और वे कहते हैं, केशव ने बहुत पहले मुझे बताया कि ईरा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं। अब देखिए, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना जो है सिद्ध साहित्य को समझने के लिए, नाथ साहित्य को समझने के लिए और निर्गुण साहित्य को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो एक पक्ष है वो इन साहित्यों के प्रति भी झुकता नज़र आता है। कुंडली चक्र से मुझे बड़ा डर लगता है। उसने हठयोगियों की बहुत सी बड़ी बातें बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन किए। केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी घनी भौहों के नीचे काली आंखें बहुत गहरी, मानो 2 कुएं पुतली के कांच से मढ़े हुए हों। यह भी लगता कि उसकी आंखें तलघर हैं। यह भी महसूस होता कि उसकी आंखों के नीचे कोई दूसरी आंखें और जमी हुई है। आंखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी घनी भौहों की दोनों पट्टियां नीचे झुककर मिल जाती थी। कभी कभी नाई द्वारा वह इस मिलन स्थल पर भौहों के बाल कटवा लेता, लेकिन उनके रोएं फिर उगाते। आँखों के नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। केशव मझोले कद का बालक था, जिसे खेलने कूदने से कोई मोह नहीं था। उसका गणित विषय अच्छा था, इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक में जरूर हो उठा था। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता है। वह मेरे पिताजी के श्रद्धेय मित्र का लड़का था, इसलिए उसके वहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था। केवल एक ही बात उसमें और मुझ में समान थी, वह बड़ा घुमक्कर था। मैं घूमने का शौकीन था। हम दोनों सुबह शाम और छुट्टी के दिनों में तो दिन भर दूर दूर घूमने जाया करते थे। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका और पीला रहता, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था। उसका ढील ज़्यादा मजबूत था। वह निसंदेह हट्टा कट्ठा था। फिर भी उसके चेहरे की त्वचा काफ़ी पीली रहती। पीले लंबे चेहरे पर घनी भौहों के नीचे गहरी काली चमकदार कुएं नुमा आँखें और सिर पर मोटे बाल और गोल अड़ियल मजबूत टुड्डी मुझे बहुत ही रहस्य भरी मालूम होती। केशव में बाल सुलभ चंचलता न थी। वह एक अस्थिर प्रशांत पाषाण मूर्ति की भांति मेरे साथ रहता। अब देखिए, यहाँ से मुक्तिबोध की बातें स्पष्ट होने लगती हैं। मुक्तिबोध के विचार, मुक्तिबोध की सोच समझ चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। मुझे लगता है भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है। अब यह प्राचीन सरोवर क्या है, नहीं है, यह एक अलग प्रश्न हो सकता है। उसके किनारे पर डरावने घाट हैं, आतंककारी देव मूर्तियाँ और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास ने इन सब को दबा दिया। अब देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध की यही एक शैली है
जिसके कारण वे नई कविताओं के या नई समीक्षकों में एक अलग समीक्षक बन करके उभरते हैं। नई कविताओं में एक नए कवि बन करके उभरते हैं। इतिहास ने जो अन्याय किया है, चाहे वो हमारी संस्कृति के साथ हो, सभ्यता के साथ हो, जातियों के साथ हो, मनुष्य के साथ हो या वंचित वर्गों के साथ हो, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और यह इशारा ऐसा नहीं है कि आज़ादी के समय में की जा रही है, बल्कि आज़ादी के बाद की जा रही है। 1964 याद होगा आपको, में यह किताब प्रकाशित होती है। आज़ादी के मात्र आप कहें तो 17 वर्ष बाद, और इन 17 वर्षों में इतिहास ने जो कुछ किया उस पर एक टिप्पणी है और बड़ी गंभीर टिप्पणी है। वे कहते हैं प्राचीन सरोवर हैं, डरावने घाट हैं, आतंककारी देव मूर्तियां हैं और रहस्यों से भरे हुए हैं, पुराने मंदिर हैं। और इन सारी चीज़ों पर इतिहास ने इन सारी चीज़ों को क्या किया है, तो दबा दिया है। मिट्टी की तरह तह पर तह, परतों पर परतें, चट्टानों पर चट्टानें छा गई हैं। मतलब आप देखिए, जिस चीज़ को खंगाला जाना चाहिए, जिसे खोदना चाहिए, जिसे ढूंढना चाहिए, उस पर तह बैठ गई है, परत बैठ गई, चट्टानों पर चट्टानें छा गई हैं। सारा दृश्य भूमि में गर गया है। अदृश्य हो गया है और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए हैं, बंगले बना दिए गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध कहीं ना कहीं भारतीय समाज की उस सत्य को उजागर कर रहे हैं जिस सत्य को सत्ता उजागर नहीं कर पाए, जिस देशी संस्कृति को विकसित करने की बात कही गई थी, या जो गांधी का सपनों का भारत था, उस संस्कृति को विकसित नहीं की गई। यही कारण है कि आप देखेंगे नई कविताओं में खास करके, या उसके बाद जो साठोत्तरी कविताएं आती हैं, अन्य कविताओं का जो दौर आता है, उसमें सत्ता के प्रति एक प्रकार का आक्रोश भाव है। चाहे वो रघुवीर साहब की कविता हो, धूमिल की कविता हो, आदि आदि की कविताओं में। तो ये विलायती पेड़ जो है, ये पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के अनुकरण पर एक प्रश्नवाचक एक टिप्पणी है। चमकदार कपड़े पहने हुई खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी हैं और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया होगा, वहाँ विचरण किया होगा। अब देखिए आप कि ये मुक्तिबोध की एक शैली है, जिसके कारण मुक्तिबोध है। अपने मित्र बनाते हैं, उससे संवाद करते हैं, उसके साथ अपनी बातें करते हैं और फिर उससे जो अलग की संस्कृति विकसित होती है उसका प्रतिनिधि पात्र बना देते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं
यह जो हमारा मित्र था उसी प्राचीन सरोवर का जल पिया होगा, मतलब हमारी ही संस्कृति से विकसित हुई है और आज विलायती संस्कृति को अपना करके बंगलों में रहने चला गया है। तो ये बड़ा टिप्पणी है। आगे देखिए, मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज स्नेही था। उसमें बड़ा दोष यह था, उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा उसका विवेक विविधता का लक्षण है। और ऐसे बदलाव को देखकर मुक्तिबोध को लगता है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वह गहरा रहस्य से भरा हुआ व्यक्तित्व है और वह देखता है कि जो मनुष्यता की निशानी है, जैसे धीर गंभीर होना, दयालुता से लेस होना, सहज होना, अचंचल होना, यंत्रवत, सहज से नहीं होना, वो सब दोष उनमें नहीं था। उसका विवेक, उसकी बुद्धि जो लगता था वह वृद्ध की तरह बातें करता है। जब हाई स्कूल में थे तो केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेशों में ले जाता था। हम भर्तरी हरि की गुहा, मच्छिंदर नाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। मंगलनाथ के पास सिपरा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्याम नील थी। उसके किनारे किनारे हम नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। सिपरा के किनारों पर गैरव और भैरव साँझें बिताई। सुबहें और दोपहर अपने रक्त में समेट ले। सारा वन प्रदेश श्वास में भर लिया। सारा पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब ही आप अब जो है नेट जेआरएफ द्वारा जो नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ के जो पाठ्यक्रम है उनको आपको अक्षरशः पढ़ना पड़ेगा और समझ कर पढ़ना पड़ेगा। एनटीए ने जो बदलाव किए हैं और प्रश्न पूछने की जो गहन शैली विकसित की है, इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको एक तार्किक समझ भी बनाने की ज़रूरत है। आपको लॉजिकल तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है। इन सारे बदलावों के आधार पर तेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली आपके मदद के लिए तत्पर है। आप चाहें तो 8210293346 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। तेज इंस्टीट्यूट पाठ्यक्रम पर आधारित तैयारी करवाती है और उसी पर आधारित टेस्ट भी आयोजित करती है।
धन्यवाद, आप सबों का आभार।